हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि लास्ट के लेक्चर में जो सीखा था कि केमिकल जो बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है बाय द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो आयन्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फैक्टर पढ़ेंगे, फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। कोई जो आयनिक कंपाउंड बनता है वहाँ क्या क्या फैक्टर्स यूज होते हैं, या फैक्टर गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। जैसे अगर मैं कहूँ कि NaCl कोई आयनिक कंपाउंड है तो इसमें Na+ और Cl नेगेटिव है, तो इसमें तीन फैक्टर हम पढ़ेंगे। तीन फैक्टर हैं बच्चों। एक तो है फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें फॉर्मेशन ऑफ एनायन, एनायन पढ़ेंगे बच्चों। और फिर उसके बाद तीसरा हम पढ़ेंगे कैटायन और एनायन एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाएंगे, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। और यहां हम एक टर्म भी पढ़ेंगे बच्चों, लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। तो शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट आपका फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। अब कैटायन कब कैसे बनता है बच्चों? आप आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ के आए हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में लास्ट यूनिट में। तो कैटायन कैसे बनेगा कि अगर कोई आपके पास गैसियस एटम है, सपोज अगर मैं कहूँ कि Na है, सोडियम गैसियस स्टेट में है, तो इसको हमने क्या किया कि इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, Na+ गैसियस स्टेट में प्लस इलेक्ट्रॉन। यहाँ जो एनर्जी यूज होती है उसको हम बच्चों क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, गैसियस कैटायन बना, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो यहाँ जो एनर्जी हमारी खर्च होती है, दिस एनर्जी इज आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी बच्चों यहाँ पे कौन सी एनर्जी हमारी खर्च हुई? आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन एनर्जी बच्चों एनर्जी यूज हुई है, तो इसमें जो प्रोसेस रहेगी आयोनाइजेशन एनर्जी में, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस रहेगी। यानी कि एनर्जी हमारी क्या हुई है? यूज हुई है इसमें। ठीक है, जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उतना ही किसी एटम के अंदर से या आयन के अंदर से हम इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम गैसियस स्टेट में है। अब इसमें से अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, Mg+ गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, अब अगर आपने इस कैटायन में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी आपकी यूज होगी बच्चों फर्स्ट। फिर आपने यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हो, तो इसमें आप क्या कहोगे कि आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड है, एनर्जी यूज टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ कहूँगा कि Mg2+ बनाया है इसमें गैसियस स्टेट में और इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि बच्चों जी Mg+ में से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बेटा Mg से ज़्यादा होगी, क्योंकि हम ये सीख के आए हैं कि ग्रेटर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मोर इज द आयनाइजेशन एनर्जी। किसी कैटायन से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो उसमें हमें ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, किसके कंपैरिजन में? कोई न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में। तो इसलिए ऐसे हम कंपेयर भी कर सकते हैं किसके बारे में बच्चों? आयोनाइजेशन एनर्जी। दूसरा फैक्टर है बच्चों इसमें फॉर्मेशन ऑफ एनायंस। एनायंस कैसे बनते हैं? जब कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन क्या कर ले बच्चों? गेन कर ले। फॉर्मेशन ऑफ एनायन है सेकंड इसमें, फॉर्मेशन ऑफ एनायन। और एनायन कैसे बनते हैं बच्चों? कि जब कोई न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। जैसे अगर मैं कहूँ कि ऑक्सीजन है गैसियस स्टेट में, कि अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए। अब देखो एक बार, इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको ये बताया है कि जब कोई एटम है गैसियस स्टेट में, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहाँ एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज। इस एनर्जी को बच्चों हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। दिस एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब जब कोई एटम गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कितनी एनर्जी बच्चों वो एमिट कर देगा, उसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। अब देखो आपको वहाँ ये सिखाया था
कि अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव, यानी एनर्जी रिलीज होगी। अब अगर दोबारा ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो नेगेटिव, फिर ये O2 नेगेटिव बनाएगा, ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होगी। आपको लास्ट की यूनिट में पढ़ाया है, क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कोई एनायन, उस दौरान वो प्रोसेस कैसी होती है बच्चों, एंडोथर्मिक होती है। तो एक जनरल सेंस में हम ये कहते हैं कि एनर्जी रिलीज कब, जब कोई न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, या उसको बच्चों हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। तीसरा फैक्टर है बच्चों इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, कि कैटायंस और एनायंस जब आपस में जुड़ जाए तो यहाँ बच्चों एक एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम लैटिस एनर्जी बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। देखो जैसे मैंने कहा कि Na है गैसीय स्टेट में, इसमें से हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, यहाँ हमारी एनर्जी खर्च हुई बच्चों, इसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। दिस एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लोरीन है गैसीय स्टेट में, क्लोरीन गैसीय स्टेट में इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, Cl नेगेटिव बना, यहाँ बच्चों क्या हो गया, एनर्जी रिलीज। यहाँ बच्चों क्या हो गया, एनर्जी रिलीज। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। यानी कि ये जो प्रोसेस है फर्स्ट वाला, ये तो हमारी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी यूज हुई है, और ये जो सेकंड प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी क्या हुई बच्चों इसमें, रिलीज। अब देखो कि अगर मैं कहूँ कि मेरे को NaCl बनाना है, तो पहले मैं सोडियम के अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाए, फिर ये गेन करे, फिर ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाए, यानी कि Na गैसेस Cl गैसेस के साथ कंबाइन होके, मैं कह रहा हूँ कि Na गैस और Cl नेगेटिव गैस ये कंबाइन होके NaCl सॉलिड बना देंगे। जब यहाँ NaCl सॉलिड बना है गैसीय स्टेट से, तो बच्चों यहाँ एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। जब कैटायंस और एनायंस गैसीय स्टेट में जुड़ के सॉलिड बनाएंगे, यहाँ एनर्जी रिलीज होगी। इस एनर्जी को बच्चों हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। दिस एनर्जी इज नोन एज लैटिस एंथैल्पी। अब लैटिस एंथैल्पी को बच्चों डिफाइन करेंगे। देखो सपोज ये NaCl आपके पास 1 मोल कंपाउंड बना है, 1 मोल, और मोल कंसेप्ट हम सीख के आए बहुत अच्छे से। तो देखो बेटा लैटिस एनर्जी क्या होती है, जब कोई रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस जुड़ के 1 मोल आयनिक सॉलिड बना देंगे, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको लैटिस एनर्जी बोलते हैं। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस जुड़ के 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, उसमें जो एनर्जी हमारी रिलीज होगी उसको हम क्या बोलोगे बच्चे, वो लैटिस एंथैल्पी। और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस रहेगी। तो लैटिस एंथैल्पी को बच्चों मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि लैटिस एंथैल्पी क्या होगी, व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी। तो इसको हम कहेंगे कि एनर्जी रिलीज्ड व्हेन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ cations and anions combine with each other to form 1 mole of ionic compound, 1 mole of ionic compound। तो जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनता है, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है बच्चों, उसको क्या बोला जाता है, लैटिस एंथैल्पी। अब यहाँ जो एनर्जी रिलीज होती है, ये कितने रिलीज होगी, ये हमारे आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी को डिसाइड करेगी। तो जितने लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा रिलीज होगी, आयनिक कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आप इस पॉइंट को नोट भी करोगे बच्चों। तो मैं यहाँ पे नोट के फॉर्म में लिख रहा हूँ कि greater the lattice enthalpy, greater the lattice enthalpy,
of ionic compound, more is the stability of ionic compound. More is the stability of ionic compound. जितनी लैटिस एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी उतना ही आयोनिक कंपाउंड के बच्चों क्या होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उस बात से हम ये भी कह सकते हैं कि अपोजिट आयन ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होंगे, यानी कि कैटायंस और एनायंस जितने ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपस में जुड़े होंगे उतनी ही लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा रिलीज होगी, और लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा रिलीज होगी तो हम ये कहेंगे कि स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे ये भी पॉइंट लिख सकते हो कि ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट आयन, मोर इज द लैटिस एंथैल्पी रिलीज्ड एंड मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ऐसे हम इसको बता सकते हैं। अब देखो लैटिस एंथैल्पी कितनी रिलीज होगी ये किस बात पे डिपेंड करेगा, क्योंकि मैंने बोल तो दिया आपको कि लैटिस एंथैल्पी रिलीज हुई है। अब जो लैटिस एंथैल्पी रिलीज होगी वो किस बात पे डिपेंड करेगी, तो अब वो आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी। देखो बच्चों, कोई भी जो दो अपोजिट चार्जेस हैं उनमें जो फोर्स लगेगा वो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि हम कहेंगे कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा अपोजिट आयंस के बीच में, वो अपोजिट आयंस जैसे कि कोई दो आयन हैं उनके ऊपर चार्ज Q1 Q2 है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दो आयंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो D से डिनोट किया है, उनका स्क्वायर Q1 Q2 क्या है बेटा, F तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट आयंस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट आयंस। और बच्चों Q1 Q2 यहाँ क्या है, ये चार्ज है किसके ऊपर, आयंस के ऊपर, भाई कितना चार्ज रहेगा। और D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन आयंस। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको एक फॉर्म और मैं बताता हूं आपको, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन opposite ions is directly proportional to the charge on the ions and radius of cation plus radius of anion। और इसका बच्चों क्या रखेंगे, स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, क्योंकि कैटायन और एनायन का रेडियस मिला के ही दो आयंस के बीच में सेपरेशन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आयंस के बीच का डिस्टेंस। तो R प्लस या R नेगेटिव कैटायंस और एनायंस, इनका अगर हम सम कर दें तो यही तो क्या हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है आयंस के बीच का, और उसका हमें क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। तो लैटिस एंथैल्पी इस पे डिपेंड करती है, और ये जो फोर्स है, फोर्स किस में, आयंस के बीच में। तो ये कूलम्ब्स लॉ है कि अपोजिट आयंस के बीच में जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आयंस के ऊपर जो चार्ज है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन आयंस। तो इस तरह से हम इस तरह से अब हम बता सकते हैं किन आयन में ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट है चार्ज ऑन आयंस। देखो अगर चार्ज ज़्यादा होगा ना आयंस पे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बच्चों, ज़्यादा होगा। तो मैं ये कहूँगा कि ग्रेटर दी चार्ज ऑन आयंस मोर इज दी अट्रैक्शन बिटवीन आयंस, मोर इज दी अट्रैक्शन बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस। कंपेयर कर लेते हैं बच्चों, जैसे ग्रेटर दी चार्ज ऑन आयंस, इसमें आपका कैटायन भी आ गया और एनायन भी आ गया। जैसे कि अगर मैं कहूं कि बच्चों Na प्लस और Cl नेगेटिव, देखो यहाँ चार्ज क्या है बच्चों, सेम है। चार्ज क्या है बच्चों, सेम है, Na प्लस है और Cl नेगेटिव है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं कहूं कि MgCl2 है, देखो MgCl2 में कैसा होगा कि Mg2 प्लस होगा और 2Cl नेगेटिव। यहाँ आप देखोगे इस केस में MgCl2 है बच्चों, ये
तो अब आप देखोगे कि किस में लैटिस एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। वहाँ यहाँ कैटायन के ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ बच्चों कैटायन के ऊपर कितना है 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखो Cl दोनों में सेम है, यानी कि एनायंस तो सेम रहे, कैटायन पे अगर ज़्यादा चार्ज होगा तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। तो यहाँ Mg पे 2+ चार्ज है, तो मैं ये कहूँगा कि 2+ चार्ज अगर है तो इसकी लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होगी, किससे बच्चों NaCl से ज़्यादा होगी। या जैसे मेरे पास एक कंपाउंड और है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये 2 अपोजिट आयन है। देखो बच्चों इस पे 2+ चार्ज है, इस पे भी 2+, यहाँ -1 है तो यहाँ की तरह है -2। तो चाहे चार्ज कैटायन पे हो चाहे चार्ज एनायन पे, जितना ज़्यादा बढ़ेगा लैटिस एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो लैटिस एंथैल्पी का बच्चों ये ऑर्डर हो जाएगा, दिस इज द ऑर्डर ऑफ लैटिस एंथैल्पी। तो अगर मैं कहूँ कि लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा रिलीज किसकी हुई, इसकी हुई, क्योंकि 2 अपोजिट आयन में चार्ज दोनों पे ज़्यादा है। यहाँ कैटायन पे तो सेम है बट एनायन पे कम हो गया, वो इस पे 2 नेगेटिव है, इस पे 1 नेगेटिव। तो MgO की लैटिस एंथैल्पी इससे ज़्यादा और इसकी लैटिस एंथैल्पी इससे ज़्यादा, क्योंकि चार्ज पे डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट फैक्टर है इसमें चार्ज ऑन आयन। दूसरा हम पढ़ेंगे साइज ऑफ आयन, आयन का साइज कितना है, आयन के साइज के ऊपर भी डिपेंड करेगा। सेकंड है बच्चों इसमें साइज ऑफ आयन, आयन का साइज कितना रहेगा। तो हम ये कहेंगे कि आयन जितना बड़े साइज का हो जाएगा, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो हम ये कहेंगे ग्रेटर दी साइज ऑफ आयन लेसर इज दी लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी। जितने आयन बड़े साइज के हो जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयंस के बीच में कम हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आयंस के बीच में कम होगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी लैटिस एनर्जी उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। एग्जाम्पल लेके चल पड़ते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक मेरे पास तो है लिथियम फ्लोराइड, एक मेरे पास कंपाउंड है लिथियम आयोडाइड। देखो बच्चों एलोजन हम पढ़ के आए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ऊपर से नीचे जाते हैं बच्चों क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। तो लिथियम तो देखो सेम है, चार्ज यहाँ लिथियम पे प्लस है, इस पे भी प्लस है, इस पे -1, इस पे -1। देखो चार्ज तो यहाँ दोनों कंपाउंड पे सेम है, बट दूसरा फैक्टर क्या आ गया फिर, साइज ऑफ आयन। F नेगेटिव स्मॉल साइज का है और I नेगेटिव बड़े साइज का है। तो जहाँ साइज बड़ा होगा वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जहाँ आयन का साइज ज़्यादा हो जाएगा बच्चों वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैं अगर कहूँ कि लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा किसकी होगी, लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा LiF की होगी, यानी कि जब लिथियम फ्लोराइड के साथ जुड़ेगा तो वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, किसके कंपैरिजन में, लिथियम आयोडाइड के कंपैरिजन में। और है जैसे एग्जांपल मैंने लिखा AgCl एंड AgBr। बताओ इसमें लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा किसकी होगी, लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा इसमें AgCl की होगी, क्योंकि Cl का साइज छोटा है और Br का साइज बेटा बड़ा हो गया। तो मैं ये कहूँगा कि लैटिस एंथैल्पी इसकी से ज़्यादा होगी। तो लैटिस एंथैल्पी डिपेंड करती है साइज ऑफ आयन एंड चार्ज ऑफ आयन। इस फार्मूले से देखते हैं, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू दी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन आयंस। तो नोट करो बच्चों इसको। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आयनिक जो कंपाउंड बने हैं इनकी एक तो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और नेक्स्ट जो कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे उनको वो कैसे बनेंगे उसके लिए थ्योरीज पढ़ेंगे। तो बने रहिए बच्चों केमिस्ट्री क्लासेज में। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस